प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे बात करते हैं। किस किस्म के मसाइल उनको दरपेश हैं, वो अपने मसाइल को हल कराने के लिए क्या कर रहे हैं, किन किन फोरम्स पे जा रहे हैं, उन फोरम से उनकी कैसे मदद की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हम इस प्रोग्राम में आपके सामने लेकर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा या पंजाब का एक अहम इदारा है ओवरसीज़ कमीशन पंजाब, उसकी कारकर्दगी क्या रही है पिछले 2 साल में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए इस इदारे ने क्या किरदार अदा किया है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे रेलेवेंट पर्सन मौजूद हैं वसीम अख्तर आमिर साहब, वाइस चेयरमैन है पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीक साहब जो कि माहिर कानून है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। और वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी गालिबन 2 साल पहले, मैं आपके इदारे में आया था प्रोग्राम करने के लिए, उस वक्त आप बिल्कुल नए अपॉइंट हुए थे और आपने अपने इदारे की कारकर्दगी को या तरीक़ाकार को एक्सप्लेन किया था। आप क्या बताएंगे कि 2 साल में आप मज़ीद क्या कुछ कर पाए हैं, क्या नए स्टेप्स आपने लिए हैं जिससे आप इस इदारे की कारकर्दगी को इंश्योर कर सकें और पहले से मौजूद निज़ाम में कुछ बेहतरी ला सकें? क्या इक़दाम उठाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे याद है जब आप पहली मरतबा आए थे, जब ये मैंने अदारा टेक ऑन किया तो बहुत सारे मामलात इस अदारे में ख़राब थे। 4.5 साल मेरे आने से पहले 4.5 साल पहले ये अदारा बना था, जिसमें 4.5 साल में तकरीबन 5200 केसेस रिजॉल्व हुए थे और 13,000 केसेस लॉन्च हुए थे। तो पेंडेंसी जो थी वो ऑलमोस्ट 7,000 केसेस पेंडिंग पड़े थे जब मैंने ये अदारा टेक ऑन किया है। तो क्योंकि साथ साथ नई कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, तो पिछले साल जो है वो तकरीबन 4,000 कंप्लेंट्स नई आई हैं। अदारे का आपको थोड़ा सा सिस्टम बता दूं कि इसका सबसे पहले जो होता है, इसका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, क्योंकि बोर्ड आगे फिर जो है उसकी मीटिंग में सारे फैसले किए जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज लगाई जाती हैं, ये अदारा जो फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के थ्रू है। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी होती है जिसका चेयरमैन बोर्ड अपॉइंट करता है, कमीशन जो है पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन वो अपॉइंट करता है, और वाइस चेयरमैन उसका डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, डीपीओ साहब उसके मेंबर होते हैं, एडीसीआर उसके सेक्रेटरी होते हैं, 2 और प्राइवेट मेंबर होते हैं, और किसी भी अदारे जिसके मुतल्लिक़ हम ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स हो तो उसके हेड को भी कोऑप्ट किया जा सकता है एज ए मेंबर। तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी अक्टूबर 2018 में। हमने जो पहले कमीशन है उसको, क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, हमें कमीशन बनाने के लिए भी सारी सब पार्टियों से मशावरत करनी थी जो हमारे साथ हैं। तो मशावरत के बाद फरवरी 2019 में इसका कमीशन हमने जो बनाया। कमीशन की पहली मीटिंग जो है वो मार्च 2019 में जो पहली मीटिंग सीएम साहब ने खुद ली, जो इस अदारे के चेयरमैन भी हैं। उस मीटिंग में जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं उनको उनकी अप्रूवल दी गई, और जो मैंने आके सबसे पहले देखा था कि इस अदारे का एक्ट बड़ा वीक था, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी लोगों के मसाइल हल करने के लिए। तो पहले कमीशन की मीटिंग में ही हमने जो ये हमारे पास 2-3 माह का टाइम था, उसमें हमने नया मसवदा एक्ट का तैयार करवाया। एडवोकेट जनरल साहब के साथ मिलकर, अटॉर्नी जनरल साहब के साथ उनकी कंसल्टेशन ली, प्रोसिक्यूटर जनरल उनको साथ लिया, तो लॉ के साथ मिलकर एक मसवदा हमने तैयार करके पेश किया कि हम ये चेंजेस जो हैं आगे चाहते हैं। तो पहले बोर्ड की मीटिंग में ये 2 अहम पेशरफ्त हुई कि एक तो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज की इजाज़त दी गई, और दूसरी फिर जो नया एक्ट है वो लाने के लिए हमें इजाज़त मिली। तो मार्च के बाद हमें 3 माह लगे सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की ज़रूरत थी सारे पार्लियामेंटेरियन से भी, लोकल पार्टी की जो क़यादत है उससे भी। तो जून में हमने जो हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटीज वो सारी कंप्लीट कर दी थी, और उसके बाद ये अदारा फुली फंक्शनल हो गया था। तो जून से लेके जून तक, ये लास्ट जून था, इसमें कोविड का भी आपको पता है कि 4 फरवरी में कोविड स्टार्ट हो गया। तो जून से जून की हमने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अदारे की तैयार की है वो अदारे में अवेलेबल है, हमने सारे रेलेवेंट ऑफिसर्स को भी भेजी है। तो जून से जून तक हमने तकरीबन 6,000 केसेस जो रिजॉल्व किए हैं, और उसमें 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टी भी रिट्रीव कराई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की।
क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी और नए केसेस भी आ रहे थे, तो इसलिए वो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सारे केसेस तो रिजॉल्व नहीं कर सके। हमारे पास अब भी पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इस अदारे में 4-4 साल से 5-5 साल से पेंडिंग केसेस थे, तो हमने अपना पोर्टल जो है वो रीडिजाइन किया, उसको तरीकाकार ऐसा बनाया कि मेरिट पे क्यू वाइज लोगों के जो मसाइल हल किए जाएं। तो उससे हमारा जो, जब मैंने अदारा टेक ऑन किया तो रिजॉल्व रेट 37% था, जो अभी 62% पे आ गया है। और ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो हैं हर मंथ 2 उसकी मीटिंग्स कन्वीन होती हैं, जी। और उसमें तकरीबन हर मीटिंग में 25 केसेस जो वो सुने जाते हैं। तो जो तो छोटे अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स वसीम थे। अहमद, एक मुझे चीज बताइए, आपने बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रिजॉल्व करने का, कि आपने कहा कि मैंने 6000 केसेस रिजॉल्व किए, फिर आपने कहा कि 37% थी रिजॉल्व करने की शराब 62% पे आ गई है। ये रिजॉल्व करने की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी सिर्फ एप्लीकेशंस को राउट कर दिया जाता है या अदालत की तरफ या पुलिस की तरफ या मुतल्लिका इदारे की तरफ, और आपका इदारा ये कहता है कि जी हमारी तरफ से भी ये केस रिजॉल्व हो गया क्योंकि हमारे से आगे चला गया। ये साइल की सदा पूरी होकर उसका हल निकला है, इसका नाम रिजॉल्व करना है? या जब आप अपना काम करके फॉरवर्ड कर देते हैं, मुतल्लिका इदारे के पास भेज देते हैं, तो आप इसको टिक मार्क कर देते हैं कि ये हमारी तरफ से रिजॉल्व हो गया है? रिजॉल्व करने की डेफिनेशन क्या है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिजॉल्व का मतलब रिजॉल्व है कि उनका जो ग्रीवियंस है वो सेटल हो गया है। हमारे सिस्टम से तब तक उसको रिजॉल्व में नहीं डाला जाता जब तक जो कंप्लेनेंट है वो खुद स्टेटमेंट नहीं देता कि उसका जो मैटर है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है, वो सेटल हो गया है। जब वो सेटल होता है तो तब भी रिजॉल्व में जाता है। तो ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ, ये जो केसेस सेटल हुए हैं, जिनके अगेंस्ट हमने कंप्लेनेंट से स्टेटमेंट ली है कि उनका जो केस है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया है, उनका ग्रीवियंस हल हो गया है, तो उसके बाद वो रिजॉल्व में जाता है। टिक मार तो करने के वैसे तो हमें है कि हम ऑब्वियसली जो मुख्तलिफ अदारों के केसेस होते हैं उसमें फेडरल अदारों के भी हैं, पंजाब के अदारों के भी हैं, तो उन केसेस सबको उनको अदारों को भेज के फिर उनको चेस किया जाता है जब तक वो हल नहीं होते, और जब वो हल हो जाते हैं तब वो रिजॉल्व की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 6000 केसेस जो हैं ये कंप्लीट हमने सेटल करवाए हैं, रिजॉल्व किए हम। सही है, राइट जी। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज कमीशन, ओवरसीज पाकिस्तानीज के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टी से लेकर कारोबार के मसाइल तक, और कई चीज़ें कब्जे हुए हैं, अपनी फैमिली के लोगों ने उन पर कब्जे कर लिए हुए हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ये समझा जाता है कि चूंकि अब ये मुल्क से बाहर हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा आसानी से तरने वाला समझा जाता है, इसको एक सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। आपके ख्याल में नई हुकूमत ने किस हद तक किरदार अदा किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर ओवरसीज कमीशन बनाने का या ओवी एक्ट बनाने का मकसद तो यही था कि जो नॉर्मल रूटीन से हट के फास्ट ट्रैक पे इनके मसाइल लाया जाए। तो वो देखा जाए तो वो शुरू में तो बेहतर रहा। हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक डेस्क सेपरेट बना और सारे मामला, लेकिन हमने देखा है कि वो मामला हल नहीं हो पाए हैं। और उसकी वजह ये है कि इन माय ओपिनियन, मैं जो समझ पा रहा हूँ इस बात को, कि हमें ओवरसीज, ये देखे ना, कमीशन से तो मसले नहीं हल होते। वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक बने, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सारे मामले को देखे, और वो अथॉरिटी को बाकायदा एक कानून साजी, जो लेजिस्लेशन करने वाली बात है, उस लेजिस्लेशन को सामने रखते हुए वो देखे और वो कोई सोचे कि ऐसा निज़ाम मैकेनिज्म क्या होगा। ज़ाहिर तो अभी तक तो ऐसी चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि यहाँ बैठकर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ज़ाहिर लग यही रहा है कि ये मामला जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल या रेड टेपिज्म और उसी मामलात में चल रहे हैं कि जिस डगर पे बहुत पहले चलते थे, और वो ही एक नॉर्मल कवानीन की हद तक, यानी यहाँ हमें जब एक प्रिविलेज देनी है और एक हमने चीज़ों को सेटल करना है और नॉर्मल रूटीन से हटकर, तो उसके लिए फिर नॉर्मल रूटीन से हटकर मैकेनिज्म भी तय करना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म इस तरह नहीं तय हो सकता। यानी ये नहीं कि ये कहना कि नहीं सेटल नहीं हुए, बहुत सी चीज़ें सेटल हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेटल हो नहीं पाई हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए ना, यानी हो क्या रहा होता है यहाँ सिविल कोर्टों में नॉर्मल पोजीशन चल रही होती हैं, और वो दूसरी जो पार्टी है जो कि वो यहाँ पर मौजूद होती है, पुलिस भी उनके एक्सेस में होती है, ब्यूरोक्रेट भी उनके एक्सेस में होते हैं, अदालतें तक भी फौरन वो पहुँच जाते हैं, तो इसका एडवांटेज ले जाते हैं
और चाहिए ये कि ओवरसीज वाले मसले में अगर वो पार्टी जो है ना ओवरसीज कमीशन खुद बने उस सारे मसले में, वो इस मामले को लेकर चले, वो इस मामले को आगे लेकर आए। वो जब तक वो खुद आगे आगे लेकर नहीं आएगी तो इस तरह नहीं, यानी वो पेन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो बंदा मौजूद नहीं होता ना। तो या तो आप ऐसा एक निज़ाम दे छोड़ें, आप एक ऐसा निज़ाम बना लें कि MIS सिस्टम ऐसा हो जाए, या फर्ज करें वीडियो लिंक ऐसे हो जाए कि वो अदालतों में जिस जगह पर हेयरिंग हो रही होती है वहां पर उसका एक्सेस हो, वो जाती तौर पर ना भी मौजूद हो लेकिन उसके पास ऐसा वाया मीडिया हो कि वहां तक पहुंच सके। वो ये चीजें गवर्नमेंट करने में शायद सीरियस तो है, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिकेबिलिटी की तरफ नहीं आती तब तक ये मामला जो है ना मुझे सोल्यूशन हैंडल होते नजर नहीं आते। सर राइट, आज़ाद सिद्दीकी साहब, ये जो आपने पॉइंट्स रेस किए हैं, देखते हैं कि वसीम अख्तर साहब की क्या राय है, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। वसीम अख्तर साहब, आपने सुना आज़ाद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कमीशनों से मसाइल हल नहीं होते, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की ज़रूरत है जो ओवरसीज कमीशन के मसाइल को सही मानों में हल कर सकती है। कुछ और तजावीज़ भी उन्होंने दी है, आप क्या कहते हैं जो सिद्दीकी साहब ने कहा, उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं सिद्दीक साहब के को थोड़ी सी ब्रीफिंग देता चलूं कि हमने वो पूरी पेन ली है जो लेनी चाहिए थी। एक तो सबसे बड़ा इशू था एक्ट का। 2017 में ये एक्ट की अमेंडमेंट्स शहबाज शरीफ के होते हुए मूव हुई थी, जो 1.5 साल में वो अप्रूव नहीं हो सकता था। उसको मैंने टेक ऑन किया क्योंकि एक्ट की कमजोरी की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरा तावन नहीं कर रही थी। इसमें एक्ट पहले में था कि आप कंप्लेन आगे अदारों को भेज के तो उसको चेस करें, उसे हल करवाएं। तो आगे 18 माह मुझे लगे हैं। 3 मरतबा हम लेजिस्लेटिव कमेटी में गए हैं, 7 हमने रिव्यूज लॉ के साथ, ACS के साथ। तो फाइनली हमने सारी ये तगोदो के बाद 3 दिन पहले हमारे नए एक्ट का ऑर्डिनेंस हो गया है। नए एक्ट की मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं कि उसमें हमने क्या नई चीजें लेके आई हैं। पहले ये होता था कि हम किसी को भी अदारे में बुलाते थे पार्टीज को, जब तो जो ओपोनेंट हैं वो हमारे खिलाफ कोर्ट में चले जाते थे कि अदारे के पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो हमें बुला के पूछताछ कर सकें या हमसे सवाल कर सकें, तो ये कोर्ट मैटर्स हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो हमने नए एक्ट में ये सारे इख्तियारात कमेटी को दे दिए हैं कि वो समन कर सकेंगे जितने भी, अगर कोई हमारे कमीशन में आने से में नहीं आता बुलाने से, उसको समन किया जा सकेगा। इंक्वायरी करने का हक राइट दे दिया है जो नए एक्ट में, वो किसी चीज की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और पहले एक्ट में ये था कि एक आपके एक्ट में DC साहब भी बैठे हैं, DPO साहब भी बैठे हैं, लेकिन वो जब में कमीशन में आते थे तो वो वाइस चेयरमैन और मेंबर बन जाते थे, तो उनके पास अपनी पावर्स नहीं रहती थी। तो हमने नए एक्ट में ये ऐड करवा दिया है कि जो भी वो कमेटी फैसला करेगी उसके कोरम में 4 लोगों का होना जरूरी है। उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोई भी 2 मेंबर हैं। वाइस चेयरमैन क्योंकि DCO साहब हैं, उनको इसलिए रखा गया है कि जो उसके कानूनी मामलात हैं किसी भी केस के, उनको अच्छी तरह से देखा जा सके। उसके बाद फिर DCO साहब जो हैं अपने ऑफिस से एज ए डिप्टी कमिश्नर उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के जिम्मेदार हैं, 1 माह के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करने के। जहां तक अदालतों का मैटर है, पहले हमने कोशिश से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर की मदद से हमने सेपरेट कोर्ट्स नॉमिनेट करवाई थी। जो कोर्ट्स कोर्ट थी उनमें आप वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान दे सकते थे और वो बयान काबिल कबूल था। और उसका हाई कोर्ट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी सेल भी बना हुआ है जिसमें आप डायरेक्ट भी ओवरसीज जो हैं वो कंप्लेन दे सकते हैं। और नए एक्ट में हमने क्या किया है कि वो नॉमिनेटेड कोर्ट्स थी, उसमें पहले जो जज दूसरे केस भी सुन रहे थे और साथ हमारे भी सुन रहे थे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन था कि वो 6 माह के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन नए एक्ट में हमने ये सेपरेट ओवरसीज कोर्ट्स का अप्रूव करवा लिया है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं चीफ जस्टिस साहब से मीटिंग करूंगा, उनकी कंसल्ट से ही हमने शामिल करवाया था। तो नए एक्ट के बाद ओवरसीज, तो आप समझते हैं कि इस एक्ट में तब्दीली के बाद किसी उस तरह के इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं है जो आज़ाद सिद्दीकी साहब सजेस्ट कर रहे हैं? मतलब ये आप समझते हैं कि ये इदारा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर इफेक्टिव है? हाँ जी, नए एक्ट में हमने ऐसे इख्तियारात इस अदारे को दे दिए हैं कि जो मसाइल हैं फौरी उधर ही हल किए जा सकेंगे।
और जो सबसे बड़ी ये हमें जो इश्यूज आ रहे थे कि हम अगर किसी को बुलाते थे तो पार्टीज कोर्ट में जाती थी, तो उसके खिलाफ भी हमने अप्रूव करवा लिया है कि जब तक कमीशन में केस है तब तक कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकेगी। अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्हें कोई ग्रीवियंस है तो वो कोर्ट में जा सकेंगे कमीशन के फैसले के खिलाफ, लेकिन जब तक इंक्वायरी कमीशन कर रहा होगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक वो पार्टी जो है नहीं जा सकेगी कोर्ट। तो इसी तरह हमने जो कोर्ट्स हैं वो भी इशू हल हो गया है। और जहां तक रही कि वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, तो हमने ये पहले ही जब मैंने ये पोर्टल वगैरह रीऑर्गेनाइज किया था तो हमने ये इजाजत दे दी थी सारे ओवरसीज को कि अगर वो कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने जो पोर्टल पे कंप्लेन लिखाते हैं उसी में ही अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर सकते हैं कि मेरी जगह पे मेरा केस ये देखेगा, तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनके इधर ना होते हुए भी केसेस जो हैं उनके पूरी तवज्जो से डील किए जाते हैं। और इसके बाद फिर हमने अदारे की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ अदारों से कोऑर्डिनेशन की। हमने LDA जो हाउसिंग अथॉरिटी के अदारे हैं उनसे, हमने रेवेन्यू से, और सबसे बड़ी बात कि हमने फिर नैब को टेक ऑन किया। नैब के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की। नैब ने डायरेक्टर एक स्पोक्समैन मुकर्रर किया हुआ है ओवरसीज का, जिसके साथ हम जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज में लोगों के पोजेशन के मैटर हैं या जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, प्लॉट नहीं दिए जाते, डिले की जाती है, वो नैब के साथ मिलकर सारी सोसाइटीज को हम ऑन बोर्ड किया हुआ है। उनसे जो इनका जो पोजेशन है दिलवा रहे हैं लोगों को। इसी तरह फिर हमने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की। पुलिस के पूरे पंजाब में खिदमत सेंटर्स हैं। खिदमत सेंटर्स में हमने IG साहब से मुलाकात की, बोर्ड कमीशन की मीटिंग में मैंने रखा, चीफ मिनिस्टर साहब भी उधर थे, तो उनसे हमने अप्रूव कराया कि जितने भी पंजाब के खिदमत सेंटर हैं उनमें ओवरसीज का एक सेपरेट काउंटर है, जहां अगर आप जाते हैं तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है तो विद इन 2 वहां पे गाड़ी मौजूद है, वहां पे ट्रेनर मौजूद है, आपका ट्रायल लिया जाता है। अगर आप पास करते हैं तो 2 घंटे में आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो इशू था, एक जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी नेशनैलिटी या वीजा वगैरह के लिए चाहिए होते थे, उनकी बड़ी कंप्लेंट्स थी। पहले 6-6 माह, साल लोगों को वो उधर से वो पुलिस को लिखते थे तो वो काफी टाइम लगता था, वो अवेलेबल नहीं थे। तो हम जो खिदमत सेंटर में ओवरसीज के जो काउंटर्स बने हुए हैं, वहां आप अगर अपने जितने पूरे डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करते हैं तो 48 घंटों में आपको वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी हमने सेपरेट काउंटर लगवाया है जो 1 विंडो के तहत ओवरसीज की केसेस सुनता है। LDA में जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये तो आप जिस तरह से बता रहे हैं ये तो फिर एक आइडियल चीज बन गई। ऐसे सिद्दीक साहब, आप के कुछ शकूक शुबात दूर हुए हैं इस तफसीली जवाब के बाद? बड़ी देर की मेहरबान आते आते देखें, ये अभी एडमिशन है, सारी बात का जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सारे कितना वक्त लगा है, ये तो मामले होने चाहिए थे दिनों के अंदर सेटल। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कुछ चीजें आ गई, लेकिन मैं कमेटी के इख्तियार से मैं समझता हूँ एक्ट के अंदर इन्हें चाहिए, इन्हें आज भी चाहिए कि इसको एक अथॉरिटी की शक्ल दे दें। यानी फर्क कोई नहीं पड़ता उससे, अथॉरिटी की पावर और ज्यूरिसडिक्शन और बातें आती हैं। अब कमेटी फिर कमेटी ही रहती है, जब अथॉरिटी आ जाए देखे ना, वरना तो आप सारे जितने भी हैं लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लॉ डेवलपमेंट कमेटी बना दें आप बैठकर। मैं एक बात कर रहा हूँ, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जगह लॉ डिफेंस कमेटी बना दें आप, तो ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना सा है कि इस एक्ट को ज्यादा फाल करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्टेक्ट चीजें जो बता रहे हैं, मैं यकीनन ये हो रही होंगी, लेकिन अभी तक इसके रिजल्ट ओरिएंटेड, अभी आपके सामने याद है मैं जब एक बार आपके प्रोग्राम में था, वो लॉर्ड सादिक थे, क्या नाम था उनका, अभी इन्होंने बताया कि नैब के साथ कोऑर्डिनेशन में है, तो उनका मसला तो अभी तक हल नहीं हो सका। अगर इतनी सी बात थी, उसी को एक टेस्ट केस ले लें आप, और उसी टेस्ट केस को रखकर सामने, वो जो उन्होंने पूरी तफसीलें मेरे साथ भी शेयर की थी, मैंने भी अपने तक देखा, लेकिन वो बेचारे वो तो इतने अरसे से जलील होते फिर रहे हैं और वो मामला अभी तक तो सेटल हो नहीं पाया है। और ये जो मामला था ना, 2-3 चीजें और देखिए, इन्हें देखनी पड़ेंगी, वो बहुत जरूरी है। वो वहां पर इन्हें ये सिर्फ खाली कह देने से नहीं है, उसका बैक एंड के ऊपर उसका बैकअप बजाय ओवरसीज रखे। इनके इदारे के अंदर ऑफिसर्स ऐसे मौजूद होने चाहिए या ऐसे डेस्क मौजूद होने चाहिए कि जो अपडेट वो रखे, बजाय वो नहीं है। यानी जैसे मैंने कहा ना कि इन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी, इन्हें वो अपने जिम्मे लेना पड़ेगा कि एक बंदा जब ओवरसीज शिकायत दर्ज करा देता है, शिकायत दे देता है, तो उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये कंप्लीट करें। उसके बाद उसका जहां लॉजिकल एंड तक लेके जाना है ना, जब वो ये अथॉरिटी या ये कमेटी की जो शक्ल कह रही है, जब ये अथॉरिटी की शक्ल बन जाएगी तो उसे लॉजिकल एंड पर ले जा सकेंगे। उसमें ये होगा कि वो उसका पैसे भी बचेंगे, उसका टाइम भी बचेगा, उसे हैसल भी बचेगी, और
इन सारे जो रेड टेपिज्म के मामला से वो बच निकलेगा। वरना तो फिर ये हाल यही हो जाएगा कि वो देखें, ये ओवरसीज कमीशन के अंदर भी लोग वही बैठे होंगे जो आम बंदे हैं, वो इजीली मैनेज हो सकते हैं। पैसे वैसों का ये नहीं, यकीनन ऐसा नहीं होगा जैसे बता रहे हैं, ये यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये मुझे आप इतने अच्छे से एक मिनट दें मुझे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि जब हमारे अदारे में केस रजिस्टर किया जाता है तो हमने अदारे की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्पोक्समैन लगाया जाता है उस केस के ऊपर। डीलिंग ऑफिसर उसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है। वो 18वें या 19वें स्केल का ऑफिसर होता है जो कहीं ना कहीं पहले डिप्टी कमिश्नर या एडीसीआर रह चुका है। तो हमारे पास 22 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो 17 से 21 स्केल के हैं। उनमें से 18 और 19 के जो हैं उनको डीलिंग ऑफिसर लगाया जाता है। फिर हमारा जो पोर्टल है जिधर आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं उसके पैरेलल जो है वो डीलिंग ऑफिसर के कमेंट्स चल रहे होते हैं। आइदर वो कोर्ट के मुतलका केस है, किसी अदारे के मुतलका केस है, उसको एवरी मंथ जो मैं खुद एक मीटिंग लेता हूं जिसमें प्रोग्रेस ली जाती है डीलिंग ऑफिसर्स की कि उन्होंने अपने एक माह में कितने केस रिजॉल्व किए हैं, कितनों पे उनकी प्रोग्रेस है, वो सारी की सारी पोर्टल पे अपडेट की जाती है ताकि जो जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन रह सके कि उनके केस पे क्या काम हो रहा है। आप वजह फरमा रहे हैं। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, ये तो मुझे एक आइडिया, अगर ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये आइडियलिज्म की तरफ है, फिर तो मसाइल हल हो जाना चाहिए। फिर तो ओवरसीज के सारे, मैं जो बात देखिए ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोरेक्टिव मेजर के लिए बैठे हुए हैं, हम परफॉर्मेंस मेजर पे अभी बात नहीं हो रही है। परफॉर्मेंस यकीनन आपकी बेहतर होगी, आपने एक आइडियल सेटअप बना दिया है। मैं तो भी आपके सामने एक, वो मुझे असद अगर आपको याद होगा, वो सादिक का नाम ही था ना उनका, जिनका वो प्लॉट का इश्यूज था इधर रायवंड के पास, वो नैब के साथ ये बात बता रहे हैं। वो मेरे सामने तो वो मिसालें मौजूद है कि जहाँ हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से अभी तक तो मिसाइल हल नहीं हो पाए, ना नैब वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाई, ना ओवरसीज कमीशन ये रोल प्ले कर पाई। यकीनन आप ये जो सेटअप, मैं इसको नेगेट नहीं करना चाह रहा, मैं प्रोएक्टिव मेजर की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बैठ के आप यकीनन ये अगर आप मिसाल के तौर पर आप बता रहे हैं कि 16-17 ऑफिसर हैं, तो ओवरसीज की तादाद अगर देखें तो ओवरसीज यानी एक आपका डीलिंग ऑफिसर कितने केस हैंडल कर रहा है। मैं अगर आपसे ऐसे ही पूछ लूँ कि एक ऑफिसर के पास अगर पूछा जाए कि तादाद कितनी है और वो कितना टाइम देता है, तो ये बड़ा मुश्किल एक सवाल हो जाना है कि यहाँ बैठ के हमें तो करेक्टिव मेजर करने हैं ताकि लोगों के मसाइल, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बातें हैं। यकीनन आपकी ये बातें ठीक है, आप बेहतर कर रहे हैं, आपने डीलिंग ऑफिसर भी लगा दी, आप ये कह रहे हैं दामाद उठा रहे हैं अगर रिजल्ट नहीं निकल रहे उतने नहीं, रिजल्ट ऐसा ही है। मैं डिसएग्री करूंगा। रिजल्ट आप जिस बंदे को जी वसीम अख्तर साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक अगर ले लूं, मैं सर ब्रेक ले लेता हूं, के बाद आप जो कहना चाह रहे हैं जरूर कह दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। वसीम अख्तर साहब, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, दूसरा एक छोटा सवाल मैं ऐड करता हूँ। अब आप इससे पहले जो आप कह रहे हैं कि आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, हम एक जनरल प्रैक्टिस से देखते थे और जनरल जो कंप्लेंट थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कहते थे कि हमारी जो कंप्लेंट है वो जाके डीसीओस के ऑफिस में पड़ी रहती है या ज़िला अफसरान जो है उनके पास पड़ी रहती है, वहाँ से आगे मूव नहीं करती, चक्कर काटते हैं और फिर थक जाते हैं और फिर उसको परसू करना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्या आपने जो अपना मैकेनिज्म में तब्दीली की है उसमें इस इशू को भी एड्रेस किया है? क्या ये शिकायत लोगों की अब जनरली दूर हो जाएगी? जी ऑफ कोर्स, मैं इस पे थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे दूं कि हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो मीटिंग्स कन्वीन होती हैं उसके मिनट्स मंगवाते हैं जो हम अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो उसमें जितने केसेस पे जो प्रोग्रेस हुई है, अगर किसी की रिपोर्ट मांगी गई है, किसी की एफआईआर के लिए कहा गया है, उस पे जो भी प्रोग्रेस होती है वो डीलिंग ऑफिसर जो हैं पोर्टल पे अपडेट करते हैं। और क्योंकि हमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा मिली थी, 7000 केसेस जो है पेंडेंसी में मिले थे, तो हमने जो तो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमें थोड़ा सा इशू है क्योंकि वहाँ केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा थे और ऑब्वियसली एक वीक में जो 2 वीक के बाद 25 केसेस हम सुनते हैं, उसमें सारे केसेस हेयरिंग पे नहीं आ सके। उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये किया है कि जो साल से ज़्यादा ओल्ड केसेस थे उनको पहले डील करने की कोशिश की है, लेकिन जो जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सारे के सारे केसेस हेयरिंग पे आ गए हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जिस कंप्लेनेंट की हेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो ऑलरेडी हेयरिंग पे चल रहा है। तो जो हमने एक मैं आपको और बताता चलूं कि क्योंकि हमें अंदाजा था कि जो बड़े शहरों में जैसे लाहौर है या मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है,
इनके केसेस इस रूटीन से हल नहीं हो सकते थे जितनी पेंडेंसी पड़ी थी, तो हमने नए एक्ट में एक अमेंडमेंट करवाई है कि इस जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हमें ज्यादा केसेस का सामना है, वहां हम तहसील लेवल पे भी कमीशन बना सकेंगे, कमेटीज बना सकेंगे, जो इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स में वो इंस्टॉल करने जा रहा हूं। उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोगों के पार्टी से भी कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो उससे भी जो केसेस हैं फास्ट हो जाएंगे। देखिए, मैंने इस अदारे में रह के हर वो काम करने की कोशिश की है जिससे ओवरसीज को रिलीफ मिल सके। और आप जाएं कंपैरिजन में जाएं ना, 37% से 62% और 4.5 सालों में 5200 केसेस हल हुए हैं और एक साल में 6000 केसेस हल हुए हैं, तो आपको अदारे की प्रोग्रेस का भी पता चल जाएगा। इंडिविजुअल्स के केसेस, हर इंडिविजुअल का केस जो है ऑब्वियसली को बहुत पेंडेंसी भी पड़ी है, अभी भी को 6000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हैं, सारे हल तो नहीं हो गए। और जहां तक आपने नैब का कहा, नैब का भी आगे एक तरीकाकार है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें नैब के भी आगे कोर्ट्स में केसेस हैं, जैसे ईडन वैल्यू होम्स हैं, हमारे पास 700 ओवरसीज के केसेस हैं जो ईडन वैल्यू होम के हैं, वो आगे नैब में कोर्ट केस चल रहा है। नैब ने ईडन की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मतलब के उस पे उसको सील किया हुआ है आगे को, क्योंकि अभी जो उनके एसेट्स हैं वो 18 अरब रुपए के हैं ईडन वैल्यू होम के, उनकी लाइबिलिटी 23 अरब की है। तो ये अभी कोर्ट में ये सेटल होना है कि किसको कितने पैसे मिलते हैं। इस तरह के जहां इश्यूज हैं वहां नैब भी बेबस है, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक हमारे अदारे का सवाल है, हम हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से ओवरसीज को रिलीफ दी जा सके। जी, अभी अब चीजें बेहतर करने के लिए तजावीज क्या हैं? जी अजहर सिद्दीक साहब। वसीम साहब ने देखिए एक चीज़ तो आपके सामने आ गई कि 7000 के करीब केस पेंडिंग है। अब 7000 को आप डिवाइड कर लें, अगर फर्ज करें 18 ऑफिसर कह रहे हैं या 20 ऑफिसर कह रहे हैं, आप यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने केसेस बनते हैं। इतना आसान काम नहीं है। यकीनन ये बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर जा रहे हैं। आप अगर मिसाल का 15 से अगर 100 केस भी लगाएं तो 1500 बनते हैं, और अगर आप ये लगाएं तकरीबन ये कोई 400 के करीब 400-500 के करीब केस बन जाएंगे एक ऑफिसर के पास आते हैं। तो ये छोटी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है और ये मुश्किल काम है। मैं इसको छोटा काम नहीं समझता। अब यकीनन ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन जो मैं तजावीज़ जो देखना, चूँकि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहे हैं, मैं 2-3 चीज़ें, तो एक तो है कि इन्हें पेनल्टी की प्रोविजन जिन्होंने अपने तौर पर, मिसाल के तौर पर एक इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी के बाद चीज़ निकल आती है, ये सारा कुछ सामने आ जाता है और उसके अगेंस्ट पेनल्टी के हवाले से क्या करते हैं, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या या नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, फास्ट ट्रैक पे कैसे लाते हैं, ये चीज़ मैं तो अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया इस हवाले से। यकीनन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर ये जल्दी कराते होंगे। स्पेशल कोर्ट मैं तो बड़े अरसे से, मैं तो तकरीबन कोई 6-7 साल से मैं शोर डाल रहा हूँ, इनके लिए अलहदा कोर्ट्स होने चाहिए। कोर्ट नॉमिनेट करने से मसला नहीं, आलों का बहरहाल कोशिश वो कर रहे हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। इस तरह हाई कोर्ट के भी स्पेशल बेंचेस के हवाले से बात हुई थी, हाई कोर्ट के भी स्पेशल बेंचेस, और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसिलिटेट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ भी स्पेशल बेंचेस हों कि जो डे टू डे ये मामला को लेकर चलें। और ये कोई आइडियल सिस्टम, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है कि सिर्फ अगर हम ओवरसीज़ के ऊपर ये तवज्जो देकर ये सारा मामला हल कर लें। फिर ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के हवाले से अगर देखा जाए, अब प्रिविलेज वो दे रहे हैं जी, हमने काउंटर बना दिए हैं अलहदा, लेकिन वो दोस्त आते हैं, वो शिकायत करती हैं, वो बताती हैं कि मामला ठीक नहीं है, हालात ख़राब हैं, वो भी सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड पे आती हैं। अब ये सारा कुछ तो हमारा है। इस तरह जैसे मैंने अथॉरिटी के हवाले से बात की है, इन्हें चाहिए, यानी अथॉरिटीज एक कानूनी तौर पर मैं बात समझते हैं कि अथॉरिटी की पोजीशन पे आकर वो पोजीशन कुछ और हो जाती है, और वहाँ पर, और ये पैरेलल सिस्टम तो ऐसा नहीं बना सकते कि जो आम सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या पाकिस्तान पीनल कोड या इन चीज़ों को साइड पे कर दें, लेकिन मोड एंड मैनर जो मशीनरी प्रोविजन है जिसने सारे सिस्टम को एक्टिवेट करना है, उसके लिए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बातें अच्छी की हैं वसीम साहब ने, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि बहुत नज़र आ रहा है कि इनकी स्टेप सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है और ये कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन जैसे अब चीज़ें सारी आपके सामने मैंने रख दी हैं कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्हें यकीनन हो सकता है इन्होंने कोई एप्लीकेशन भी लॉन्च की हो, इन्हें एप्लीकेशन नहीं लॉन्च की तो इन्हें ऐप की तरफ भी आना चाहिए, एंड्रॉयड में या एप्पल के सिस्टम में, ताकि लोगों का एक्सेस फौरी तौर पर घर में बजाय वो सिस्टम में आए। अवेयरनेस
का मसला भी है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक फोरम है जिसके ऊपर जाके अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करना है। हमने ना अखबारों में ना टीवी में हमने तो बताया ही नहीं है ना ये सारी चीजों को, जितने सेटअप है ना करंट जाता है आप लोगों को। मैं आ रहा हूँ वसीम साहब आपके पास जी। जहां तक तो मैकेनिज्म का ताल्लुक है तो हमारे तीन मैकेनिज्म है। मैं आपके प्रोग्राम की निस्बत से भी लोगों को बताता चलूं, हम हमेशा ही बताते हैं मुख्तलिफ टीवी शोज में भी कि आप पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ये गूगल पे लिखें तो हमारी वेबसाइट खुल जाती है, जहां पे हमारा ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, जहां पे आप पूरी दुनिया से कहीं भी बैठे जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, उसी वेबसाइट पे हमारा फोन नंबर अवेलेबल है, हमारी प्रॉपर एक्सचेंज है जिसमें एट ए टाइम जो है 8 से 10 लोग बैठे होते हैं और 24 आवर वो एक्सचेंज है, जो लोगों को आप डायरेक्ट उधर फोन करके भी, अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो रिंग करके भी उनसे मदद ले सकते हैं आपका केस जो रजिस्टर करवाने में। वो उनको इंग्लिश का लैंग्वेज का भी मतलब कि वो एक्सपर्ट हैं, तो पूरी दुनिया से, क्योंकि टाइम फ्रेम का डिफरेंट है, उसके लिए भी इसी वजह से हमने 24 आवर वो एक्सचेंज रखी हुई है। तीसरा मैकेनिज्म, अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो हमारा वॉक इन कंप्लेन सेंटर हमारे अदारे के अंदर भी है, तो आप उसमें आके भी कंप्लेन लिखा सकते हैं। या अगर आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट में हर डीसीओ ऑफिस के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का ऑफिस बन गया है, वहां पे गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी मौजूद होता है, हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद होते हैं, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, आपका केस रजिस्टर करने में वो भी मदद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हाई कोर्ट में भी हमारे 3 जो हैं वो जज साहबान जो हाई कोर्ट के हैं वो ओवरसीज के केसेस देखते हैं। हाई कोर्ट के ज्यादा केसेस हमारे पास नहीं थे, तकरीबन कोई 60 के करीब केसेस थे, जिनमें से 38 जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, हमारे टाइम पे डिसाइड हुए हैं, उनमें जुडिशरी ने हमें बड़ी मदद की है। और जहां तक अवेयरनेस की बात है तो कोविड से पहले हमने 7 कंट्रीज के टूर किए, मैं खुद साथ गया, मेरे कमिश्नर साहब, हमने कन्विंस किया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, जो कोई छोटी बात नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमारे साथ गए हैं, गवर्नर साहब हमारे साथ गए हैं, हमने एम्बेसीज में प्रोग्राम रख के मुख्तलिफ कंट्रीज के शहरों में जिधर जिधर भी हमें एम्बेसी थी, क्योंकि डेलीगेशन जो थे ये बहुत ही हाई ऑफिशियल, और स्पेशली जब चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व होते हैं तो हम प्राइवेट कहीं जाके नहीं कर सकते। एम्बेसीज में हमने अपनी कम्युनिटी को बुला के, बिजनेस कम्युनिटी, लेबर कम्युनिटी, हम अमेरिका गए, हम इंग्लैंड गए, नॉर्वे गए, हम यूएई गए, हम कुवैत गए, हमने हर वो चीज करने की कोशिश की है जो जिससे अवेयरनेस भी हो सके। फिर आपको पता है कोविड के मामलात शुरू हो गए, इवन के कोविड के दिनों में भी मैं सीएम साहब से मुलाकात की, हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो होटल्स हैं वो मखसूस किए गए थे क्वारंटाइन के लिए, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, वहाँ फूड का इशू था। मैंने सीएम साहब से खुद नोटिफिकेशन करवा के कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं जाके वो होटल्स विजिट कर सकूं। मैं खुद वो जो ओवरसीज के क्वारंटाइन सेंटर थे वो बाकायदा विजिट करता रहा, मैंने मेक श्योर किया कि उनके फूड के इंतजाम ठीक हों, उनकी जो मैं इत्तेफाक नहीं करता, मेरे पास बड़ी कंप्लेंटें आई थी उन दिनों में जब ओवरसीज बेचारे आके यहाँ जलील हुए थे। मैंने कई लोगों को मुश्किल से उन होटलों के अंदर क्वारंटाइन से वो यकीनन आप बेहतर कर रही होंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 6000 केसेस साल में रिजॉल्व किए हैं, और अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे मामलात हैं कि वो 6000 में से कभी किसी ने जाके ये नहीं कहा कि हमारा मसला हल हो गया है। जिनके पेंडिंग है वो ज्यादा जोर लगाते हैं। तो ऐसा होता है, हर चीज जो है वो परफेक्ट नहीं भी होती, समटाइम किसी की कंप्लेन रह भी जाती है। तो अगर आप जब मेरे दिल करता है मेरे अदारे में आए, इसकी प्रेजेंटेशन लें, हमारे पास एक एक वीडियोग्राफिक एविडेंस, एक एक मीटिंग का क्वारंटाइन, मैं खुद को कोरोना का शिकार हो गया ये क्वारंटाइन विजिट करते हुए, लोगों को रिलीफ को पहुंचाने में मैं खुद बीमार हुआ, वेंटिलेटर पे रहा। जैसे मैं उठ के बाहर आया हूं, मैंने फिर क्वारंटाइन सेंटर जो विजिट करने की शुरू किए, जिधर जिधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे जिन शहरों में, उसमें हमारी खुसूसी तवज्जो रही। फिर एक हमें इशू आ रहा था, जो इधर से लोग टेस्ट करवाते थे, जब वो कश्मीर जाते थे तो रास्ते में कश्मीर वाले इधर वाले टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो कश्मीर में भी ओवरसीज कमिश्नर हैं, मैंने उनसे बात की, वो सारा मसला भी हल करवाया। जितने हम मदद कर सकते हैं उतनी एफर्ट्स की जा रही हैं, और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे जब तक मसाइल पूरे हल नहीं होते। और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का, और फिर हमें ऑब्वियसली अदालती मामलात का भी देखना होता है कि कोई भी हम ऐसा कानून में ऐसी चीज ना ले आए जिससे हमारी अदालती निज़ाम जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हों। तो ये मुझे 18 माह आपकी सोच होगी कि जिस ऑफिस में घूमा हूं, मैंने बताया कि 3 मरतबा तो हम लेजिस्लेटिव कमेटी में गए हैं, उसके बाद हम कैबिनेट कमेटी में आए हैं।
और 7 रिव्यूज हमने एडवोकेट जनरल इन्वॉल्व, दूसरा डिप्टी क्या उसको बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल इन्वॉल्व। तो ये एक्ट पास करवाना भी, मैं बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने 2017 में ये मूव किया था फर्स्ट टाइम, मुश्किल काम 16 माह में वो नहीं करवा सके थे। मेरे पास 10 किलो की फाइल पड़ी है, कभी अदारे में आके देखें कि उन्होंने वो कितना जोर लगाया, वो नहीं करवा सके थे, जो अब हम करवा गए हैं। और इंशाल्लाह इस एक्ट के बाद काम और स्पीडअप हो जाएगा। इस साल के थे वसीम साहब, आप यकीनन ठीक कह रहे हैं, दिनों के काम थे भाई। ये बाहर से चीजें और तरह लगती हैं, एक कानून किसी अदारे का पास करवाना मैं नहीं समझता कि कोई भी दिनों का काम है। कानूनी मामला जब आप अच्छा आज़ाद सिद्दीकी साहब बनाना हो तो उसमें बहुत सारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर। आज़ाद सिद्दीकी साहब कैसे कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को? देखिए मैंने तो ये बताया, देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि देखिए ना, ये वो काम है जो दिनों में होने चाहिए। इनकी अच्छी एफर्ट्स हैं, हमदर्दी है इनके साथ, क्वारंटाइन में भी बड़ी हिम्मत करते रहे। बाहर या एक ऑफिसर अच्छे लगे हैं कि जो वाकई कुछ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है ना, ये फास्ट ट्रैक पे और ये प्रायोरिटी बेसिस पे सेटल होने चाहिए। और वो ओवरसीज हमारे उम्मीदें लगाई बैठे हैं और उनका बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान के अंदर। जितना वो पाकिस्तान के लिए रिमिटेंस भेजते हैं, जितना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की इकॉनमी बढ़ाने के लिए, दे डिजर्व मोर। और उनके साथ जो ये ज्यादती हैं, ये खास तौर पर सबसे बड़ी ज्यादती हैं, ये कब्जा माफी, सबसे जो मेजर इशू जो है ना उनका, ये कब्जा माफी और ये जायदादों के ऊपर है। वो इन्वेस्टमेंट देखे ना, इन्वेस्टमेंट तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के सामने रखते हुए उनकी, बल्कि उन्हें एक और इन्हें अब आगे काम भी ये करना चाहिए कि उनको जो रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी परचेज वाले मामला है ना, इनको ओवरसीज को उनमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि वहां भी गड़बड़ ना हो सके। को प्रॉपर्टी नया लेना लगा है तो वो ओवरसीज कमीशन को इन्वॉल्व करे, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये कंप्लीट करें। यानी यहाँ अवेयरनेस के साथ साथ ये वाले प्रिवेंटिव मेजर भी लेंगे तो जो होना था वो तो गुजर गया। लेकिन आने वाले दौर में ऐसे कोई फ्रॉड या ऐसी चीजें नहीं हो सकेंगी। ये इनका काम है ओवरसीज को लोगों तक पहुंचाएं, तो इनको भी लूप में रखें। और ये जो कि इनका एक्सेस होगा उस जायदाद का, उस प्रॉपर्टी की चीजों को देखने का, तो ये कोई चीजें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। तो नए एक्ट में मैंने ये डाला है कि अगर हमें कोई कंसल्टेंट, कोई वुकला की फर्म कोई हायर करना पड़ती है तो कमीशन कर सकता है। वो मैंने इसीलिए डाला है कि हम आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम कंसल्टेंसी जो है वो फराहम करेंगे। जो लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उनको बकायदा ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की तरफ से कंसल्टेंट फराहम किए जाएंगे, जो पूरी उसकी सर्च करके प्रॉपर्टी की उनको हदायत किया करेंगे कि ये फिजिबल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसके साथ क्या मामला हैं। तो इंशाल्लाह मैंने बताया कि हर वो जो इशू है उस पर मेरी नजर है। इशू सबसे बड़ा ये था कि हम जब मैंने टेक ऑन किया तो इसमें एक बहुत बड़ी पेंडेंसी पड़ी थी, तो उसको भी मैंने रिजॉल्व करना था, साथ नए केसेस को भी रिजॉल्व करना था। तो उसके लिए फिर ये बाहर से बड़ा आसान लगता है कि एक्ट जो दिनों में हो जाता है, कानून दिनों में नहीं बनाए जा सकते। जहां पे आगे सारे आपको पता होगा कि जब नया एक्ट बनता है तो कितने ऑफिसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये एक ऑफिस का काम नहीं है, कितने सेक्रेटरीज और कितने प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल और कैबिनेट वो कर गए हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन का या असेंबली में उन लोगों का कसूर है, आपके पे नहीं डाल रहा मैं। लेकिन ये असूली तौर पर ये काम जो है ना ये दिनों में होने चाहिए। मेरा ये जायज मुतालबा है। बिल्कुल सही है। एक तो सिस्टम की बात है कि सिस्टम थोड़ा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे साहब बहुत शुक्रिया, वसीम नामे साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शेयर के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।